नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां इंडी गठबंधन में गहमा गहमी का दौर जारी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 1 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला है और आपको बता दें कि इसे लेकर जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। और तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और आपको बता दें आखिरी और बड़ी चौथी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज तीसरा दिन है। इंडिया ब्लॉक में गहमा गहमी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर दिल्ली में कमलनाथ ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बाहर निकलने के बाद कमलनाथ ने कहा, हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं कि वे क्या कर रहे हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कल पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि कमलनाथ ने भी वहां पहुंचकर जो है बातचीत की है, वहीं गहमा गहमी का दौर भी इंडिया ब्लॉक में लगातार जारी है। महाराष्ट्र के सांगली से भी निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हमने मध्य प्रदेश की बात करी और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में उसकी बात करी और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई। और हम देख रहे हैं क्या करते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। बीजेपी की बात चल रही है उनसे, उसमें कुछ निचोड़ निकलता है कि ये कहें, अगर बीजेपी सोचे कि नीतीश घर बैठ जाएगा और नायडू भी घर बैठेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अब ये मोदी सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में सब सम्मिलित हैं और अगर सब सम्मिलित हैं, सबका हित। तो आपने सुना कि कमलनाथ ने क्या कहा। इसके बाद आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक में अब गहमा गहमी का दौर जारी। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से देखा जा रहा है इंडिया ब्लॉक में लगातार बैठकों का दौर जारी है, गहमा गहमी हो रही है, वहीं इसी बीच जो है कमलनाथ भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा है कि नीतीश पर और नायडू पर हमारी नजर है। क्या कुछ जानकारी, अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद 29 सीटें गंवाने के बाद कांग्रेस की आज बैठक थी। कांग्रेस की बैठक में कहीं न कहीं ये रिपोर्ट देना था कि क्या वजह रही, बड़ी वजह रही जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। उसको लेकर के कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हुए थे। उन्होंने सोनिया गांधी से जो मुझसे मुलाकात की, खड़गे से मुलाकात की और स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब बाहर निकलकर वो सामने आए, जब मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो बैठक है, बैठक इस बात को लेकर की थी कि जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हार हुई उसको लेकर थी। उन्होंने साफ तौर पर पैसे और प्रशासन के दम पर जो बीजेपी है वहां पर जीत हासिल कर पाई है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, फिलहाल उनसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस बार अकेले की बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। तो इस मुमालते में न रहे बीजेपी की पूरा दिन यहाँ पे चल पाएगा। लेकिन एनडीए के जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है, वो घर नहीं बैठेंगे। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी उन पर हमारी नजर है कि किस तरह से, अभी तो फिलहाल उनकी बातचीत बीजेपी की से चल रही है, लेकिन उनकी नजर नीतीश कुमार पर भी रहेगी और चंद्रबाबू नायडू पर रहेगी। अब देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में देखिए तो कमलनाथ मध्य प्रदेश फिलहाल छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमरवाड़ा 3 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें भी वो शामिल होंगे। अमरवाड़ा में कमलेश शाह चूंकि बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो अमरवाड़ा है उससे कम वोट मिले हैं नकुल नाथ को, तो उससे समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन कमलनाथ एक बार फिर एक्टिव हो गए। नकुल नाथ को भी उन्होंने एक्टिव किया है कि अमरवाड़ा का चुनाव
होना है उसमें कमलेश शाह के विपक्ष में उतारना है। देखा ये जा रहा है, माना ये जा रहा है कि मोनिका बट्टी जो है, जो बीजेपी में हुआ करती थी, उनको वापस अपने कांग्रेस में लाया गया है, तो हो सकता है वो चुनावी मैदान में एक बार से फिर कांग्रेस की तरफ से उतर जाए, कमलेश शाह उधर से उतरेंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसको कमलनाथ नहीं छोड़ने वाले हैं और लगातार एक्टिव मोड में है। और केंद्र की राजनीति में उनको कितना समर्थन मिलेगा, और जिस तरह से बीच में चला था कि कमलनाथ बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं, उसके बाद से अब ये भी देखा जा रहा है कि अगर केंद्र में उनको राजनीति में मिलता भी है, जगह मिलती है, तो किस तरह से उनको सपोर्ट केंद्र का मिलेगा। जो भी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की कल बैठक होगी उसमें भी ये निर्णय सब लिए जाएंगे। कल बड़ी बैठक है सीडब्ल्यूसी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक है, उसमें भी कई तरह के निर्णय लिए जाने हैं। इंडिया गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगा, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी। आज भी देखिए तमाम बैठकों का दौर, बीजेपी हो कांग्रेस, तमाम बैठकों का दौर चला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण के दौरान, ये जब नेता चुने गए थे, संसदीय दल के नेता चुने गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेजी से गर्ज की ओर जा रही है। और मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस का बिखराव 2024 में 4 जून के जैसे मतदान रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद बिखराव शुरू हो जाएगा। तो उसको देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की बातें कितना सच होती है। फिलहाल तो जो कांग्रेस है और कमलनाथ की जो निगाहें हैं वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है। पहले भी कमलनाथ ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं और कैसे ऐसे मामले निपटाए भी हैं कि जिस तरह से अभी फंसा हुआ मामला है, वैसे पहले भी कमलनाथ ने कई ऐसे मामले निपटाए। हालांकि मध्य प्रदेश में आकर उनकी राजनीति पर जरूर सवाल निशान खड़ा हो गया, क्योंकि न ही लोग विधानसभा जीत पाए और बुरी करारी हार हुई, और लोकसभा में जो उनकी एक सीट मात्र बची हुई थी छिंदवाड़ा की, उसको भी उन्होंने गंवा दिया है। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी वो शामिल, जिस तरह से संसदीय की बैठक होगी, कांग्रेस की बैठक चलेगी, उसमें भी कई निर्णय लिए जाने हैं। फिलहाल कमलनाथ और कांग्रेस की निगाहें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, तो नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी लगातार जो है अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। और जो है संगठन में बदलाव की बात करें तो क्या कुछ लगता है आपको बदलाव हो सकते हैं, या फिर जो है कमलनाथ की ओर देखा जाए तो वो है जो केंद्र में जो है सक्रिय होते हुए नजर आएंगे दिल्ली में? देखिए, जिस तरह से कल राहुल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा था, और कमलनाथ, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह तीनों को लेकर उन्होंने निशाना साधा था। जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 सीटें गंवाई गई हैं और करारी हार हुई है, उसको लेकर के इससे पहले उमंग सिंगार पर भी निशाना साधा गया था। और उसके बाद देखिए लगातार कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते ये सब बातें निकलकर सामने आई, और एकजुटता से कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़ा गया। हालांकि प्रत्याशी वो जो उतारे गए थे वो बेहतर प्रत्याशी थे, लेकिन एकजुटता न होने की वजह से यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हुई। जहां पर एकजुटता देखने को मिली है इंडी गठबंधन की, वहां देखिए कांग्रेस जीती भी है। तो कुल मिलाकर के जो ये जीत मिली है इंडी गठबंधन को, अन्य जगहों पर कांग्रेस को क्यों बुरी तरह यहाँ पर मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा, ये भी देखिए। अंदरूनी कलह के बाद देखिए फेरबदल भी हो रहे हैं। जो युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष थे, जो युवा कांग्रेस में सब जिलों में बनाए गए थे, उनकी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। नए सिरे से जो सकारात्मक भूमिका में आएंगे, जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और जो सक्रिय रहे हैं चुनाव के दौरान, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तमाम बड़े बदलाव सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद होंगे, और निश्चित तौर पर बदलाव होने भी चाहिए। अगर आगे बढ़ना है कांग्रेस को, नए सकारात्मक ढंग से ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, तो बदलाव के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले भी देखा गया कि जिस तरह से 4 गुट 5 गुट बने रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है विधानसभा में भी और लोकसभा में। तो बदलाव जरूरी है, और बदलाव आगे बड़े बदलाव आपको भी देखने को मिलेंगे। चलिए सत्यम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जोड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बात कर ली जाए इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है, महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले शिवपाल पाटिल ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उधर आपको बता दें, दूसरी ओर दिल्ली में कमलनाथ ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात कर बाहर निकले, और उसके बाद उन्होंने कहा हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कल पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होगी। देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर जो है वो राजधानी भोपाल से है, जहां प्रदेश सरकार ने 2024-25 के बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब मध्य प्रदेश सरकार के पास योजना चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर सुझाव किस
किस बात के लिए मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने एक्स पर पोस्ट कर 2024-25 के बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं और सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट ID पर पोस्ट किया है, जिसको लेकर मुकेश नायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने चुनाव लड़ा है और दोनों ने जनता के बीच रोड मैप रखा है और घोषणा पत्र जनता के बीच रखा था, फिर भी वेबसाइट पर किस बात का अलग से सुझाव मांग रहे हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। दोनों ने चुनाव लड़ा, दोनों ने अपना, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने चुनाव लड़ा, दोनों ने अपना रोड मैप जनता के बीच में रखा था, दोनों ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था। तो ये वेबसाइट पर अलग से सुझाव किस बात का मांग रहे हैं? पहले इन्होंने घोषणा पत्र में जो आश्वासन दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर, तो पहले उसकी तो बात करें। मध्य प्रदेश के पास पैसे ही नहीं है किसी नई योजनाओं को चालू करने के लिए। पुरानी योजनाओं को चालू करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, 70,000 करोड़ चाहिए पुरानी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो ये नई योजनाएं बिना पैसे के कौन सी चला रहे, कौन सा सुझाव मांग रहे हैं? तो जिस तरीके से आपने सुना कि जनता के बीच में रोड मैप रखा गया है और घोषणा पत्र जनता के बीच रखा था, फिर भी वेबसाइट पर किस बात का अलग से सुझाव मांगा जा रहा है, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि कोई सरकार के पास नई योजना नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये फिर किस चीज के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी, अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र जुलाई में आने वाला है और इसके लिए सरकार ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जनता से सुझाव मांगे हैं कि बजट कैसा होना चाहिए और किन योजनाओं पर काम करना चाहिए। तो उस बात को लेकर सरकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिया है कि जनता को अपना रखने चाहिए, जनता के सुझाव आने चाहिए। उस बात को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमला और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर हमला बोला है और खास तौर से मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज होने का जो बात कही है कि लगातार कर्ज लेकर सरकार के पास पैसे नहीं है। जो भी योजनाएं होती है उसके लिए सरकार कर्ज लेती है। तो पहले जो वादे किए गए हैं विधानसभा चुनाव में उनको पूरा करे और इसके बाद से सुझाव की बात करें, क्योंकि जब तक पुरानी योजनाएं चालू नहीं होगी, कहीं ना कहीं पुरानी योजनाओं को शुरू करने के लिए 1.5 लाख करोड़ की जरूरत है और पैसा के पास नहीं है। पैसे पहले शुरू बाद योजनाओं पर। जी कृष्ण, अगर वहीं बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आरोप भी विपक्ष लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के पास जो है पैसा नहीं है और योजना को चलाने के लिए कोई पैसा नहीं, फिर भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगर वहीं देखा जाए तो सरकार ने ट्वीट कर जो है जनता से सुझाव मांगे हैं, तो क्या कुछ लगता है किस तरीके के जनता के सुझाव निकल कर आ सकते हैं सामने और ये कितना जमीनी स्तर पर काम कर सकता है? जी कृष्णा। बिल्कुल, देखिए, जनता से सुझाव मांगे हैं बजट के लिए कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए और बजट के लिए जनता अपने सुझाव दे, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, वो सभी अपने अपने सुझाव देंगे ताकि एक अच्छा बजट मध्य प्रदेश की जनता के लिए आ सके। चलिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है कृष्णा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कृष्णा ने बताया कि सुझाव मांगे गए हैं, जनता से सुझाव मांगे गए हैं और अगर देखा जाए तो युवा वर्ग इसमें शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, किसान भी शामिल है। तो अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जनता जो है सुझाव तो देगी, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ने अपने ट्वीट एक्स पर 2024-25 के बजट को लेकर सुझाव मांगे, जिस पर आपको बता दें कि अब सियासत भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। मुकेश नायक ने कहा
केंद्र और राज्य सरकार ने चुनाव लड़ा और दोनों ने जनता के बीच अपना रोड मैप रखा था और घोषणा पत्र जनता के बीच रखा था। फिर वेबसाइट पर किस बात का अलग से ये सुझाव मांगा जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी और बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव पहली बार सपा ऑफिस पहुंचे। अखिलेश ने यहां सपा कार्यालय आए और पूर्व विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। सपा कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा बहुत अहंकार में थी, विपक्ष को खत्म करना चाहती थी। सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने पर जो है लगातार केस दर्ज किए जा रहे थे। जनता ने हमारा साथ दिया, भाजपा की तानाशाही को जनता ने हराया, भाजपा का अहंकार टूटा है। तो आपने देखा जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ सांसदों से भी मुलाकात की और विधायकों से भी मुलाकात की। वहीं पर काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा था। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव पहली बार सपा ऑफिस पहुंचे और अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय आए विधायकों और नेताओं से मुलाकात की है। मैं आपको बता दें, सपा कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा में बहुत अहंकार था, विपक्ष को खत्म करना चाहती थी और जो है उन पर लगातार केस दर्ज कर रही थी। जनता ने हमारा साथ दिया और भाजपा की तानाशाही को जनता ने हराया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अहंकार में थी और अहंकार के साथ साथ पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती थी और यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ, यहाँ तक कि एमएलए, एमपी और जितने भी जनता के चुने हुए लोग थे और खासकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्टें लिखा करके जेल में भेजना। और इसी तरीके से चुनाव में भी आपने देखा होगा हमारे संभल में, बदायूं में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और धमकाना, प्रधानों के बस्ते जमा कराना, जो डीलर वगैरह होते हैं ना, जो कोठेदार, उनकी दुकानों को रद्द कराना, ये सब धमकाना और हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को झूठा मुकदमा, अगर झूठा मुकदमा नहीं, किसी ने झूठी शिकायत ही कर दी तो उसे गिरफ्तार करना। तो ये सब चल रहा था। इसके बावजूद भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने तो इसलिए कि उन्होंने नारा दिया था 400 पार, तो इनका मतलब था कि अब संविधान को भी बदलेंगे, लोकतंत्र को, तानाशाही को हराने का काम किया है जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो इसलिए ये जीत जनता की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव पहली बार सपा ऑफिस पहुंचे और अखिलेश यादव के यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आया है। वहीं देखा जाए तो पूर्व विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। वहीं सपा कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव ने भी भाजपा पर जमकर आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा का अहंकार टूटा है। क्या कुछ कहेंगे इससे लेकर? पहली बार समाजवादी पार्टी के सांसदों की आज जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय और दौरान सभी सांसदों को वहाँ बधाई दी गई और अखिलेश यादव ने विश्वास जताया है कि सभी जो सांसद हैं वो एकजुट रहेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अभूतपूर्व समय है कि उनके जिस तरीके से विधायक जीत कर आए हैं, तो ये एक स्वर्णिम समय भी है और इसके साथ ही कहा जाए कि ये 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी में काफी उत्साह है और उत्साह के साथ ही क्योंकि विपक्ष ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस था, अलायंस की बड़ी जीत हुई है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि जनता ने अपना मैंडेट दिया है, लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सदस्य विधानसभा और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है वह उन्होंने भाजपा पे सीधा निशाना साधा है कि भाजपा का अहंकार था, वह अहंकार टूट गया है। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी का घमंड उतार दिया है और इसके साथ ही इस चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरीके से बर्ताव प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने
सहारनपुर का नाम लिया कि सहारनपुर में मतदान के समय किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहां वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। फिर चाहे बदायूं हो, इसके साथ ही फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो और आजमगढ़ हो, अन्य जगह जहां समाजवादी पार्टी टक्कर में थी वहां जो इनको परेशान किया गया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोका गया, उनके वोटर्स को रोका गया, यहाँ तक कि उनके वोटर्स के पास पर्ची होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वहां के प्रशासनिक अमले ने उन्हें रोकने का काम किया है। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वो धराशायी हो गई और उत्तर प्रदेश में सबसे कम उनको मैंडेट मिला है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद। हालांकि शिवपाल यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे गौर करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी केवल जो अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देने में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ मेहनत की है, दिन रात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। उत्तर प्रदेश में की 80 सीटों पर 63 पे समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, जबकि 17 पर यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो लड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब आज शिवपाल यादव अपना बयान दे रहे थे, तो कहीं भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के या अन्य दलों का नाम नहीं था, केवल समाजवादी पार्टी का था। तो कहीं ना कहीं अहंकार समाजवादी पार्टी के लोगों में भी है। वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेताओं का नाम नहीं लेना चाहते, उनके पदाधिकारियों को धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं। 36 सीटें यहाँ जीत ली है, लेकिन उसके बावजूद शिवपाल यादव के मुंह से कहीं भी इंडिया गठबंधन में खासकर कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई बधाई नहीं है, कोई आभार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटा, ये तो सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद अहंकार में आ गई है। जैसे 2012 में जब उन्होंने चुनाव जीता तो 2017 तक सरकार में रहे, एक अहंकार रहा, जनता ने 2014 में उस अहंकार को तोड़ दिया और 2017 में यहाँ पर जो अहंकार तोड़ दिया, उसके बाद 19 में भी टूटा, 22 में भी टूटा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 22 में किसी भी तरीके से यहाँ पर बढ़ोतरी पाई थी, लेकिन उस समय गठबंधन में उनके साथ कई दल शामिल थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कुछ एक ही दल रह गए थे। और अब समाजवादी पार्टी ने देखो जनता की भावनाओं के साथ जिस तरीके से उन्होंने एक लगाव बनाया, एक सामंजस्य बैठाया, उसके आधार पर जनता ने उन्हें वोट दिया। खासकर अनुसूचित जाति के वोट की बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया था, उसके बाद संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और यहाँ पर अगर जो किया जाए बात कि उन्होंने गरीब, मजदूर, बेरोजगार, महिलाओं का जो मुद्दा उठाया था, किसानों का जो मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नकार से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के दलों का भी समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के इतने भारी संख्या में सदस्य जीत कर आए हैं। तो निश्चित तौर से नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि भले ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोले, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल दल जो है, कांग्रेस है या अन्य जो भी दल यहाँ शामिल रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अहंकार तो कहीं ना कहीं है ही, ये तो देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो अभी वहां पर कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है जीत के बाद? देखिए, कार्यकर्ताओं में समाजवादी पार्टी में तो बेशक उत्साह है और उन्हें लग रहा है कि आगामी समय में वो 2027 का यहाँ विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि अभी जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो जनता ने वो मैंडेट जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को दिया है, ये सेमीफाइनल मानकर चल रही थी समाजवादी पार्टी। और राजनीतिक विद्वान भी ये अनुमान लगा रहे थे अगर समाजवादी पार्टी यहाँ डाउन पड़ती है तो आगे नुकसान हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव की उतनी उम्र नहीं है, लेकिन राजनीति का जो उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है, तो ऐसे में ये चुनाव जीतना उनके अस्तित्व के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था। और इस खड़ी कसौटी पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सिद्ध साबित हुए, उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि अगर राजनीति को सही ढंग से किया जाएगा और सही दिशा में किया जाएगा, जनता की वास्तविक मांगों के साथ उनकी वास्तविक मुद्दों का अगर उठाया जाएगा तो जनता उनके साथ होगी। बहुजन समाज पार्टी ये नारा भूल गई थी। बहुजन समाज पार्टी ने पहले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को अपना कर देख लिया, इसके बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी नारा लाए, लेकिन फिर भी इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, जिसमें अनुसूचित जाति का वोट बैंक था, वो खिसक गया। करीब 10% वोट खिसका है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनके प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाया। नतीजा यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं इस जीत में अगर समाजवादी पार्टी को अहंकार आता है, उनके कार्यकर्ताओं को अहंकार आता है, तो करीब 2.5 साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाकी हैं, तो अहंकार समाजवादी पार्टी का भी टूट जाएगा। अहंकार इस बात का कि यहाँ कांग्रेस के जो नेता लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे थे,
समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे थे, गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अगर उनको भूल जाते हैं तो ये 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए अहंकार टूटने से कम नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। जिस तरीके से आपने जानकारी दी, तो वहीं विपक्ष को खत्म करना चाहती थी, ऐसा कहा था उन्होंने। वहीं सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं पर केस भी दर्ज कर रहे थे और जनता ने हमारा साथ दिया, भाजपा की तानाशाही को जनता ने हराया है, भाजपा का अहंकार टूटा है। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी और चौथी बड़ी खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मौसम में दो रंग देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, भोपाल में सुबह से बूंदाबांदी हुई। इंदौर समेत 37 जिलों में कहीं कहीं आंधी गरज चमक की स्थिति भी नजर आई। उसी के साथ कहीं पर बारिश भी हो सकती है, ऐसा भी अंदाज लगाया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निमाड़ और टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज और सीधी में दोपहर तक तेज गर्मी और शाम को आंधी चल सकती है। इससे पहले बादल और गर्मी वाला मौसम रहा। वहीं आपको बता दें, बादल तो कहीं कहीं तेज गर्मी का असर भी देखने को मिला है। तो एक बार फिर से मौसम जो है अपने रंग दिखा रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल में मौसम अपने दो रंग दिखा रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए तो सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई और इसी के साथ आपको बता दें, इंदौर समेत 37 जिलों में भी आंधी बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हाँ, जैसे कि अपने साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवा का केंद्र बना हुआ है, उसकी वजह से जो महाराष्ट्र से लगे हुए जो क्षेत्र है, वहाँ पे तेज हवाओं के साथ बारिश हो, कहीं ओले भी पड़ने की संभावना है। इसके लिए हमने कम से कम 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद प्रदेश भर में बारिश की स्थिति बनी हुई है। और जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, वहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ के हीट वेव की स्थिति में आने वाले, जहाँ टेम्परेचर 45 से ऊपर होने वाले हैं और ये स्थिति लगभग 2 दिन ऐसी ही बनी रहेगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो क्या माहौल रहने वाला है? राजधानी भोपाल में लगभग ऐसे ही बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। छुटपुट बारिश किसी एरिया में हो सकती है और टेम्परेचर 41-42 के आसपास बना रहने की संभावना है। अलर्ट जारी कहाँ है? अलर्ट जारी किया गया है, अपने जो किया गया है बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, हरदा, होशंगाबाद और सीहोर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छोटे आकार के ओले भी पड़ सकते हैं और बारिश होने की संभावना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में मौसम जो है करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सुबह जो है हल्की बूंदाबांदी नजर आई, उसी के बाद दोपहर में हल्की गर्मी और शाम को फिर आंधी तूफान जो है आ सकता है। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।